Do I need help? I'm good in academics. I'm a class topper. But somehow I've developed a mindset कि मुझे सब आता है. I've joined corporate. I'm one of the top performers. But think I know everything. I've got married. I'm running a family. But I still think कि मेरे को मत सिखा. I'm very well versed with civic sense. But when it comes to red light, I jump and I say, जो करना है कर लो. Do I need help, sir? Hello everyone and welcome to our show. Sir, how has life changed from 1980s to 2025? अब रितेश, मैं आपको एक बात बोलता हूँ. आपके सवालों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर बार आप शुरू करते हैं 1980 से. बिल्कुल. आपका हर सवाल जो है वो बहुत पीछे से आता है जी. और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि ऑडियंस को ये समझना पड़ेगा कि इसकी रीजनिंग क्या है. इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड एंड वेयर वी आर नाउ. करेक्ट. तो 1980s 90s के एरा की बात करें या आप मान लें कि बिफोर द इंटरनेट. करेक्ट. बिफोर द इंटरनेट. द मेन क्वेश्चन इज दैट. यस. उस वक्त का जीवन जो था वो बहुत ही सरल था, विद लिमिटेड एक्सपोजर, लिमिटेड सर्कल, एंड द ऑर्डर वाज पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल. किसी भी सूरत में आदमी की पर्सनल लाइफ जो थी वो प्राथमिकता थी. क्यों? वो इसलिए कि उस वक्त आदमी सबको साथ लेके चलता था. जो परिवार था वो सिर्फ माँ बाप और 2 बच्चे या माँ बाप और बच्चा, सिर्फ ये परिवार नहीं था. हम पूरा कुनबा, पूरा खानदान साथ लेके चलते थे. और जीरो इंटरनेट था पर 100% ह्यूमन कनेक्ट था. जीरो नेटवर्किंग थी पर 100% ह्यूमन कनेक्ट था. करेक्ट. कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी लेकिन चित्रहार का टाइम सबको पता था. बिल्कुल. तो वो थी जिंदगी कि जब गूगल मैप नहीं था पर आदमी को पता होता था उसे कहाँ पहुंचना है और वो पहुंचता था. अगर आपने कहा कि भाई उस दुकान के सामने शाम को 6 बजे मिलते हैं तो 6 का मतलब 6 होता था और दुकान को ढूंढना नहीं पड़ता था और मोबाइल नहीं था. पहुंच जाते थे और हम समय से पहुंचते थे. ये उस समय का जीवन था विद जीरो टेक्नोलॉजी. आज आदमी जब घर से निकलता है किसी के यहाँ मिलने के लिए तो उधर वाला आदमी ये बताता है कि भाई जब निकलोगे तब फोन कर देना. कहाँ पहुंचे ये बता. क्योंकि ये सबको पता है कि आप समय से नहीं पहुंचेंगे और सामने वाला भी अपने सारे काम निपटाने में लगा रहता है. मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी हैज डिस्ट्रॉयड लॉट ऑफ थिंग्स एट अ पर्सनल लेवल. मैं बार बार ये बात कहीं ना कहीं बताता हूँ जब मुझसे कोई पूछता है कि कितना खूबसूरत होता था एक शहर से दूसरे शहर जाना और पूछते 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 शहर को समझते समझते उनके घर तक पहुंचना. पता नहीं कितने लोगों को पता है कि अंतरदेशी एक क्या बोलते लेटर चलते थे. लेटर. हाँ. और एक पोस्ट कार्ड चलता था पीले कलर का, उस जिसके ऊपर चिट्ठी लिखते थे आप. और पोस्ट कार्ड कवर के अंदर नहीं होता था, ऐसे ही पोस्ट होता था. तो आपकी चिट्ठी कोई भी पढ़ सकता है. तो कुछ पर्सनल नहीं था पर सब कुछ बहुत संजीदा था, बहुत सुंदर था, बड़ा सॉफ्ट था, अपनापन था. आज मोबाइल है और मुझे लगा टेक्नोलॉजी से हम और नजदीक आ जाएंगे पर सारा खेल जो है वो बिगड़ गया. तो दैट्स हाउ द लाइफ चेंज फ्रॉम 1980s टू 2025. क्या आपको लगता है कि उस दौर में कुछ चैलेंजेस थे लाइफ में? देखेंगे तो चैलेंजेस है. यहाँ से बैठ के पलट कर देखेंगे तो आपको लगेगा कैसे जी लिए बिना इंटरनेट के, कैसे पहुंच जाते थे हम यहाँ से वहां, कितना आसान है मोबाइल है. चैलेंजेस थे कि बहुत लिमिटेड एक्सपोजर था तो बाहरी दुनिया से संपर्क जीरो था. तो हमें पता ही नहीं चला कि दुनिया कब कितनी आगे निकल गई. क्योंकि एक्सपोजर नहीं था तो उसकी तैयारी नहीं थी कि भविष्य में आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसके लिए हमें कितना तैयार होना चाहिए. उस समय मैक्सिमम आदमी जो था वो गवर्नमेंट जॉब्स में था, प्राइवेट सेक्टर नहीं हुआ करते थे. तो हम अपने बच्चों को उस दिशा में तैयार नहीं कर पाए कि आगे आने वाले वक्त में जब टेक्नोलॉजी आएगी, एक्सपोजर होगा, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इवॉल्व होगा तो हमें अपने आप को किस तरह से तैयार करना चाहिए. हमको लगा शायद हिंदुस्तान ऐसे ही बना रहेगा. बहुत सरल सा एग्जाम्पल है, किसी ने सोचा ही नहीं था कि जमीन की कीमत इतनी हो जाएगी. तो जब जमीन थी तब सोच नहीं थी, अब सोच है पर पैसा नहीं है. और खैर जमीन तो जमीन भी नहीं है.
जब हम किसी भी इंसान की पर्सनल, प्रोफेशनल या सोशल लाइफ देखते हैं, वो भी एक एरा से ट्रांसफॉर्म हुआ है। जी। कैसा था उस समय का एरा, कैसा था? उस समय नौकरी जो थी वो 8 से 2 थी, 8 से 3 थी। नौकरी थी, नौकरी जीवन नहीं था। तो प्रोफेशनल लाइफ वाज टाइम डिफाइंड, क्योंकि होता ये था कि वहां पे ऐसा नहीं होता था कि किसी घर मिलने जाना है तो संडे को जाएंगे आपको या सैटरडे को जाएंगे। पहले 6 डे वर्किंग हुआ करते थे सरकारी विभाग में, करेक्ट। और संडे छुट्टी होती थी। तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि संडे को सारे काम निपटा रहे हैं तो कहीं जा ही नहीं पाए। और अक्सर ऐसा होता था कि वीकडे में भी लोग एक दूसरे से मिलने जाते थे। उस दौर में हम किसी के यहाँ शाम को, मान लीजिए मेरे फादर जो हैं जो 3 बजे घर आ गए, तो इतना वक्त होता था कि शाम को 5 साढ़े 5 बजे हम स्कूटर में बैठ के किसी घर मिलने जाते थे। करेक्ट। मिल मिला के अंधेरा होते होते वापस आ जाते थे। उस वक्त हम ना बिना वजह गले नहीं मिला करते थे। आजकल यूथ जो है वो बिना वजह ही हर किसी से गले मिल जा रहा है। मैंने अपने फादर को बिना वजह किसी से गले मिलते नहीं देखा, और जिससे गले मिलते देखा वो कोई अपना था। खास। अपना मतलब रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त भी है लेकिन कोई खास है जिससे हम गले मिलते थे। उस समय नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता था कि बाहरी दुनिया में बैठा हुआ इंसान जो है वो मेरे कब काम आएगा। हम नेटवर्किंग पे वो भरोसा करते थे कि जो हमारे इर्द गिर्द हैं हम उन्हीं से अपने संबंधों को बना लें, चला लें, वो प्राथमिकता होती थी। तब नेटवर्किंग के नाम पर लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो जाया करते थे जरूरत पड़ने पर। आज आप वर्चुअल वर्ल्ड में कितनी भी नेटवर्किंग बना लीजिए, किसको कौन कितना काम आता है और कितना काम देता है, ये एक फैक्ट है जो सबके सामने है। तो अकॉर्डिंग टू मी नेटवर्किंग इज ओवररेटेड इन द टुडे सिनेरियो। मुझे लगता है लोगों को अभी भी समझना चाहिए कि बिना मतलब किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजे, बिना मतलब किसी से ना जुड़े। जुड़ना है तो उनसे जुड़िए जो आपके साथ दिमागी तौर से जुड़ सकता है, जो आपको गाइड कर सकता है। वो ज्यादा काम आएगा विज़ाविज़ किसी को भी जोड़ लेने का, कि शायद कभी काम आएगा। उनका ध्यान ज्यादा रखना चाहिए जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके काम आ रहे हैं, उसको नेटवर्किंग बोलते हैं। उस दौर में ये पार्टी, पब, वीकेंड, गेट टुगेदर, दारू, ये सब नहीं होता था। उस समय गेट टुगेदर मोहल्ले में कैसे हुआ करता था कि भाई न्यू ईयर की तैयारियां चल रही हैं, जिसके घर में गार्डन है, स्पेस है, वहां न्यू ईयर सेलिब्रेशन मिलके होता था। ठीक है, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक आया करते थे, पेस्ट्री आया करते थे, क्योंकि मीठा खा के नए साल की आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो वहां एक गेट टुगेदर हुआ करता था। या फिर माता का जागरण होता था, रात भर जागरण चलता था, जिसमें मोहल्ले के सब लोग बैठते थे। परिवार का एक ना एक रिप्रेजेंटेटिव वहां होता था कि कहीं बुरा ना मान जाए। बच्चों को सुबह सुबह बुलाया जाता था जब प्रसाद बंटने वाला होता था, तो बच्चे आधी नींद में दौड़ते हुए आते थे अपना प्रसाद लेने के लिए। ये बड़ी छोटी चीज थी, पर ये एक सोशलाइज करने का तरीका हुआ करता था, और लोग वाकई में एक दूसरे के यहाँ जाना पसंद करते थे। कोई ऐसा भाव नहीं था कि इनसे मिलके मुझे क्या फायदा हो जाएगा, कि प्रोजेक्शन है, कि परसेप्शन क्रिएट करना है। नहीं, किसी का गृह प्रवेश है तो किसी घर की आंटी आगे खीर बना रही है, तो कोई हलवा बना रहा है, कोई पूड़ी 2 लोग मिलके बना रहे हैं, तो किसी ने घर लिया तो वो अपना घर होता था। इमेज का इशू नहीं था, इमेज का इशू नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता था। या किसी घर का बच्चा किसी और घर में गया, खाना खाया, वहीं सो गया, कि माँ को टेंशन नहीं होती थी, कि ट्रस्ट था। दैट्स हाउ द सोसाइटी यूज्ड टू फंक्शन। आज बिल्डिंग हो गई, सोसाइटी हो गई, सोसाइटी के अंदर फ्लैट्स अगल बगल हो गए, तो भी एक ट्रस्ट इश्यू बहुत ज्यादा प्रिवेल करता है। आस पड़ोस में रहने वाले को नहीं पता होता, अगल बगल रहने वाले को नहीं पता होता एक दूसरे के बारे में, कि जन्मदिन हो गया, कि शादी हो गई, कि कोई अनहोनी घटना हो गई, आपको कुछ खबर नहीं मिलती। तो ये फर्क हुआ करता था। मोबाइल नहीं तो और खबर मिल जाएगी फलाने के घर में तबीयत खराब हो गई है, तो रात में 2 बजे लोग अपना साइकिल, स्कूटर, टेम्पो जो करेंगे भागते थे। एक इमोशन था, एक इंटेंट था। आज वो सब ड्राई हो गया है। सर, अगर वो एरा इतना ही अच्छा था, इतनी ही हसीन थे वो पल, ना इमेज की फिक्र, ना जजमेंट का डर, तो ये टर्म्स डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये कब आया सर? जैसे जैसे आप ओवर्टली एम्बिशियस होते गए, देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन जैसे शिक्षा घर में आई, एजुकेशन हैज गिवन विंग्स, पर वो जो आजादी मिली ना, वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं करी गई। एजुकेशन नहीं थी, और जब एजुकेशन घर तक पहुंची, बच्चों तक पहुंची, तो एक नई होड़ लगी कि मेरा बच्चा अंग्रेजी बोले। कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ऐसा बोलकर तैयार नहीं करना चाहिए था कि मेरा बेटा अंग्रेजी बोले। कहीं ना कहीं हिंदी को हम कम आंकने लगते हैं। बिल्कुल। तो भाषा इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर किसी ने कहा था कि अंग्रेजी भी सीखो, ये कहने का एक तरीका हो सकता है, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, तो ये भी आप सीखिए। शिक्षा आएगी, लेकिन भूलना नहीं कि रूट्स कहाँ पर हैं, कहाँ से निकल रहे हो, क्योंकि आपसे जो बड़ा ही है और जो सोसाइटी में लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सेफ गार्ड कैसे किया जाए।
तो अगर कोई इंसान लखनऊ में बैठा है या बनारस में बैठा है या मुरादाबाद में बैठा है और उस शहर से वो चलता हुआ दिल्ली या बंबई या बैंगलोर हैदराबाद पहुंचता है, तो मुरादाबाद के लिए ये सारे शहर अमेरिका से कम नहीं थे। और यहाँ पहुंचने के बाद जब आपने दुनिया देखी कि यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, जो भी एक्सपोजर आपने लिया, तो आपको लगा शायद हम गांव से आए थे, पर वो गांव नहीं था, वो आपके रूट्स थे। तो जैसे ही आप वहां से निकले, आपके रूट्स कमजोर होने लगे। तो जैसे जैसे आप ओवर्टली एम्बिशियस होने लगे और पलट के आप अपने ही जीवन को देखने लगे कि अरे कितना बेकार था, सब यही है। तो जैसे ही आप इंक्लाइंड हुए टुवर्ड्स लग्जरी, टुवर्ड्स ब्रांड, पहले आप टाइटन की घड़ी पहनते थे, फिर थोड़ा पैसा आ गया तो आप और आगे चले गए तो आप जी शॉक पे आ गए, फिर जी शॉक से आगे बढ़े तो आप टिसो पे आ गए, टिसो से आगे बढ़े तो आप कार्टियर पे आ गए, तो आप नहीं रुके। तो जैसे जैसे आप लाइफस्टाइल में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही आपके साथ के लोग पीछे छूटते जाएंगे, कि हर आदमी एक पेस पर एक साथ नहीं बढ़ता। तो जैसे जैसे आप अकेले होते चले गए, वैसे वैसे आपका इमोशनल क्वेश्चन कम होता चला गया, क्योंकि आपने ज्यादा फोकस किस पर किया? आईक्यू पर। क्योंकि इंटेलेक्चुअली अगर मैं हाई हो रहा हूं तो ही मैं ग्रो कर रहा हूं, तो मैं ग्रो कर रहा हूं तभी मैं पैसा बना रहा हूं। तो जैसे जैसे एजुकेशन आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे पैसा आता गया, जैसे जैसे पैसा आता गया, वैसे ही आप भौतिकतावाद की तरफ बढ़ते थे, उतने ही भौतिक होते चले गए। आप चकाचौंध में एकदम परेशान हो गए, कह रहे ये भी है, ये भी है। चूर नहीं बोलूंगा, वो नया नया आदमी जब देखता तो उसको कैसा लगता है कि यार ये भी है क्या, अरे कमाल है यार। तो जैसे जैसे वो करना पड़ा, उसकी कीमत चुकाने के लिए आपको अपना समय देना पड़ा, और जैसे जैसे आपको समय देना पड़ा, वैसे वैसे आपकी पर्सनल स्पेस का समय खत्म होता चला गया। इसलिए आज का जीवन प्रोफेशनली डोमिनेटेड हो गया और पर्सनल स्पेस खत्म हो गई। तो जो आपने स्ट्रेस पूछा कि हाउ इट एंटर्ड, दैट्स हाउ इट एंटर्ड व्हेन यू बिकेम ओवरटली एम्बिशियस एंड यू टोटली कट ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम योर रूट्स। तब आपको समझ में आता है कि जीवन पहले का सहज था, आज का जीवन खत्म ही नहीं हो रहा। सर, स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन, ये किसी को है या किसी में एंटर हो रहा है, कुछ सिम्टम्स है पता करने के? मेरे ख्याल से इससे पहले ये जानना जरूरी है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होता क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस देश का साइलेंट एपिडेमिक अगर आज की कुछ है तो वो मेंटल हेल्थ है। करेक्ट। जिसको कोई बात नहीं करना चाहता, जिसे कोई एड्रेस नहीं करना चाहता, पर आई एम यूजिंग द वर्ड, इट्स अ साइलेंट एपिडेमिक इन दिस कंट्री। Majority of the people are suffering because of this working, non-working, entrepreneur, startup, high salary, low salary, no income. Everyone is badly affected by this. तो ये जानना जरूरी है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन क्या होता है। स्ट्रेस होता है जब आपका काम पूरा ना हो। और आज के समय में क्या काम पूरा होता है? नहीं, काम खत्म नहीं होता, आदमी भले ही खत्म हो जाए। तो आप इसी से अंदाजा लगी, वर्क जो है इज अ मेजर रीजन ऑफ स्ट्रेस। करेक्ट। सोशल मीडिया से जितना आप इन्फ्लुएंस होते हैं और जैसा जीवन उस पर दिखता है वो आप जी नहीं पाते, इट लीड्स टू स्ट्रेस। उसको मैच करने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ती है और अपने पर्सनल स्पेस से समय निकालने कहीं और खर्च करना पड़ता है, दैट लीड्स टू स्ट्रेस। जब अपने आप को आप पहचान नहीं पा रहे और आपका काम आपके हुनर से मैच नहीं हो रहा, स्ट्रेस। किसी ऑक्यूपेशन में आप हैं और उस काम को आप बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे हैं, पर आपके पास स्केप रूट नहीं है, आपको करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर टू मेनी लाइबिलिटीज अटैच्ड टू इट, यू आर गोइंग इनटू स्ट्रेस। एंजाइटी का मतलब होता है कि कोई भी चिंता और या कोई भी परेशानी जब आपका डे टू डे का काम अफेक्ट करने लगे, आपको घर से बाहर निकलने का मन ना करे, आपके पर्सनल स्पेस में वो आने लगे और आप उसको मैनेज ना कर पाए, दैट लीड्स टू एंजाइटी। और जब इसका दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़ता चला जाता है और जब आप एक आइसोलेशन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे आपको उन एक्टिविटीज में कोई मजा नहीं आता जो आप पहले करते थे, आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, आपको सोशल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई भी चीज एक्साइट नहीं करती, आपको हंसने में एफर्ट लगता है, आपको सोसाइटी की किसी भी एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यू आर हैविंग नो इंटरेस्ट इन योर ओन वर्क ऑल्सो, ऑफिस की टॉक्सिक एनवायरमेंट आपको पर्सनली खा रही है, आप मान लीजिए, या खुद को पहचानने की क्षमता चली गई है, सेल्फ पिटीनेस आ गई है, वर्थ नहीं समझ पा रहे हैं अपनी, दैट ऑल लीड्स टू डिप्रेशन। इसको सरल भाषा में और समझना हो आपको, तो अगर मान लीजिए आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और कल आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो जब तक वो प्रेजेंटेशन में होने वाले सवालों के जवाब आपको नहीं मिलेंगे, वो स्ट्रेस बना रहेगा। ओके। जब तक वो पीपीटी बन नहीं जाती, अच्छा, तब तक स्ट्रेस बना रहेगा। जब आप पीपीटी देने के लिए जा रहे होंगे और जब आप पीपीटी प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, तब आप एंशियस होंगे, क्योंकि उन सवालों के जवाब आपको पता नहीं है जो आपसे पूछे जा रहे हैं, और ये आपको पहले से पता था।
देन द स्ट्रेस लीड्स टू एंजाइटी। और उसके बाद जब आप वहां खड़े होंगे और वहां बैठे हुए लोग जो आपके बारे में ओपिनियन बना रहे होंगे, जिसका आप ओवर एनालिसिस करने लगेंगे, सिचुएशन का ज्यादा एनालिसिस करने लगेंगे, उनकी ओपिनियंस आपको बहुत मैटर करने लगेंगी, तब आप मान लीजिए यू आर मूविंग टुवर्ड्स डिप्रेशन। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, दैट्स हाउ इट गोस। तो बेसिकली ये एक सिम्टम बोल लीजिए या एक तरीका बोल लीजिए, धीरे धीरे अपने लाइफ के अंदर एंटर हो ही जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? अनईजीनेस होना, स्लीपलेस नाइट्स होना, फूड डिसऑर्डर हो जाना, सोशल कनेक्ट जीरो हो जाना, लाइफ को लेकर नेगेटिव हो जाना। आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अरे 40 के बाद जीवन खत्म हो जाता है, अरे कुछ नहीं बचता, अरे गुरु तुम जब आओगे उस उम्र में तब तुमको समझ में आएगा, अरे बच्चा मत करना, बच्चा करने के बाद तो लाइफ पूरी खत्म हो जाती है, कुछ बचता नहीं है। जो बहुत जरूरत से ज्यादा बोलने लगते हैं, जिनके हाथ शिवर करने लगते हैं, स्वेटिंग होने लगती है, क्लॉस्ट्रोफोबिक, कुछ लोग मॉल में क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने लगते हैं। उसके बाद और उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको डार्क, अंधेरा ज्यादा पसंद आने लगेगा। आप अकेले रहना, अकेले बात करना ज्यादा प्रेफर करने लगेंगे, अल्कोहल का सहारा लेने लगेंगे, इंटॉक्सिकेटेड रहना प्रेफर करेंगे। ये सब चीजें मिला जुला के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स होते हैं। बहुत लाउड हो जाना, चीखने लगना, जरा सी बात पे बिगड़ जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, अनईजीनेस हो जाना, सिचुएशन कोई कन्फ्रंट करनी उससे बच के निकल जाना, स्केपिज्म, मुद्दे पे बात करने पर आप एंशियस हो रहे हो, आप एंजाइटी हो रही है, आपको फेस ऑफ नहीं कर पा रहे हो आप। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन एंड कन्फ्रंटेशन। आप डिस्कशन नहीं कर पा रहे हो, बच रहे हो आप, ये सारे साइंस होते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के। बट क्या पॉसिबल है कि लोग अगर इस चीज से जूझ रहे हैं तो उससे बाहर आ सकते हैं, या कोई तरीका है जिससे इन चीजों से बच सके? एक ही तरीका है जिसको यूज करके आप इस पूरी सिचुएशन को संभाल सकते हैं, और उसको कहा जाता है काउंसलिंग और अ थेरेपी। तो मैं पहले ही करेक्ट कर दे रहा हूं कि थेरेपी और काउंसलिंग में कोई फर्क नहीं होता, बट दिस इज द ओनली मेथड विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। कैसे सर, क्या होता है काउंसलिंग? देखिए, हाँ, ये इसको लेके ना हमारे देश में बड़े अजीब अजीब से डेफिनेशन दी जाती है। काउंसलिंग बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, कॉम्प्लेक्स, पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल मेथड होता है जो सिस्टमैटिकली फॉलो होता है टू अंडरस्टैंड समवन्स इशू। इट कैन बी एनी इशू। बेसिक द मीनिंग ऑफ द वर्ड काउंसलिंग इज टू हेल्प समबडी टू कम आउट फ्रॉम देयर मेंटल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज। ओके। इन सबको टेक केयर करने के लिए काउंसलिंग इज वन ऑफ द टू। काउंसलिंग का पहला प्रिंसिपल होता है गोल ओरिएंटेड होना। मुझे पता होना चाहिए कि आपकी समस्या क्या है और मुझे कहाँ ले जाना है। तो गोल सेटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो आपके इमोशनल साइड को पकड़ने की कोशिश करती है। आपकी पूरी समस्या को सुनने के बाद उस पूरी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, एंड देन टेकिंग केयर ऑफ वन पार्ट एट अ टाइम, टू डूइंग द एनालिसिस ऑफ वन पार्ट। कि आप ऐसे क्यों हो, आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था क्या, बचपन में क्या हुआ था, ऑफिस में क्या होता है, पर्सनल लाइफ कैसी है, पेरेंट्स से रिलेशन कैसा है, वाइफ से रिलेशन कैसा है, या हस्बैंड से रिलेशन कैसा है। तो ऐसे बहुत तरह के सवाल हैं जो एक काउंसलर आपसे जानना चाहता है। तो पहला मौका हमेशा आपको दिया जाता है कि आप बोलें। अच्छा। और काउंसलर पूरा सुनता है। तो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, बट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट विद द सफरर, and it tries to basically explore something through they the just want questions. to know in and out about you. Okay. तो इसके लिए बहुत जरूरी है द पर्सन नीड टू बी ओपन। तो जितना ओपननेस आएगी उतना ज्यादा आप काउंसलर से ओपनली शेयर कर पाएंगे। काउंसलर पूरा सुनने के बाद आपके लिए पूरा स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस बनाता है, वन थिंग एट अ टाइम। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट नेवर चेंजेस इन वन सिटिंग और 2 मीटिंग और 3 मीटिंग। इट टेक्स टाइम, मे बी 6 months or 8 months or a year, but the results will start coming up. So counseling is a very complex and a very perfect structure to know somebody in and out, and then help the person to come out of all these problems. सर, ये जो शब्द है काउंसलिंग, क्या ये बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है हमारी लाइफ में, या कुछ हिस्ट्री है इसकी? देखिए, हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो ये बताता है कि ये देश जो है वो संत महात्माओं का, स्पिरिचुअल गुरुज का देश रहा है। और विदेशों से लोग इस धरती पर आए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल विजडम के लिए, अपने आप को जानने के लिए, निर्वाणा के लिए, मोक्ष के लिए, ध्यान के लिए आप आए इस देश में। और उससे ये हुआ क्योंकि एज आई सेड कि ये देश जो है वो संत महात्माओं का देश है। इस देश की कल्चर ऐसा है जिसकी बैकबोन में हिंदुइज्म है,
बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, और ये सब मिलकर जो जितने भी आपके रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं, ये आपका सिर्फ मार्गदर्शन करने के लिए और जीवन की समस्याओं से कैसे डील करें उनके सुझावों से भरा हुआ है। और अगर आप पीछे जाएं, बचपन में जब रामायण, महाभारत, चंद्रगुप्त मौर्य, इन पे जब नाटक आते थे, तो आपने कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया कि भरी सभा में अचानक से राजा खड़ा होता था और बोलता था कि राजगुरु हमारा मार्गदर्शन करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कहते थे ना। जी जी। जो राजगुरु होते थे वो काउंसलर होते थे। अच्छा। वो उनके स्पिरिचुअल गुरु होते थे, जो उनके मॉरल डिलेमास को, उनके स्पिरिचुअल इश्यूज को, विजडम को, डिसीजन मेकिंग को, किस तरह के उनको फैसले लेने चाहिए, वो बताते थे। सो दे वर नथिंग बट द काउंसलर्स। आप अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी पद्मावती, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। उसमें जब पद्मावती की शादी हो जाती है और वो राजस्थान आती हैं शाहिद कपूर के साथ, तो शाहिद कपूर अगले दिन उनको किससे मिलवाते हैं? अपने राजगुरु से, जो मंदिर ले जाके जी, जहां पे राजगुरु उनका इंटरव्यू लेते हैं। आंसू क्या है, सपना क्या है, डर क्या है, जीत क्या है, पराजय क्या है, जीवन क्या है। और उसमें एक सीन होता है जब वो उनको देश निकाला देते हैं राजगुरु को, तो राजगुरु बोलते हैं हमसे सीखकर हम ही को निकाल रहे हो, हम ही ने सिखाया तुमको, हम ही ने तुमको राजा बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य की तो कहानी सब जानते हैं, किसने किसको राजा बनाया। तो ये सब क्या थे? ये सब स्पिरिचुअल गुरुज थे, जो काउंसलर्स थे, जो राजा की मदद करते थे उन फैसलों में जिसमें राजा कंफ्यूज्ड है। काउंसलिंग का इतिहास ये रहा है। आप हमारे स्क्रिप्चर्स उठा लेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो है कि दुनिया की इकलौती ऐसी किताब जिसके पास इंसान की हर समस्या का जवाब है, श्रीमद् भगवत गीता। उसमें अगर आप कैरेक्टर देखें तो अर्जुन क्या है? राजा है। कृष्णा क्या है? काउंसलर। अर्जुन परेशान है कि मैं अपनों पे बाढ़ कैसे चलाऊं, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे मार दूं इनको। जो भी उनके कॉन्शियसनेस में आ रहा है कि यार ये गलत है, ये सही है, मुझे क्या करना है। डिसीजन मेकिंग हैम्पर हो रही है, स्पिरिचुअल विजडम हैम्पर हो रहा है, क्या करना चाहिए। अर्जुन वहां खड़े हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। करेक्ट। दैट्स अ राइट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ काउंसलिंग। एक काउंसलिंग की ये ताकत है कि भगवत गीता लिख गई और दुनिया का, इतिहास का, सृष्टि का सबसे बड़ा काउंसलर जो निकल के आया कृष्णा थे। तो ये है इतिहास हिंदुस्तान का। इसलिए दुनिया में लोग हिंदुस्तान की तरफ दौड़ते नहीं, भागते नहीं, कैसे भी करके बस पहुंचना चाहते हैं ताकि उनको ये क्लैरिटी मिल सके कि व्हाट एग्जैक्टली लाइफ इज। नाइस, वेरी नाइस। तो सर, घर के बुजुर्ग से अच्छा कोई काउंसलर हो सकता है? घर के बुजुर्ग जो हैं पुराने जमाने में, वो हमारे एक कह सकते हैं इनफॉर्मल काउंसलर्स हुआ करते थे। देखिए, इसको समझना है ना तो आप समझिए, जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और जब हमारी उम्र के लोग 30, 35, 34, 38 साल के लोग जब नौकरी करे घर पहुंचते तो तनाव तभी भी होता था, पॉलिटिक्स तभी भी होती थी। पॉलिटिक्स कब होती है? वर्क स्पेस में, जब 2 से ज्यादा लोग हो जाए, तभी कहा जाता है 2 इज अ टीम, 3 इज अ क्राउड। 3 लोग हो गए मतलब 2 साथ हो जाएंगे। हाँ। एनी 2। तो जब तक 2 हैं तो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, और जब 3 हो गए तो पॉलिटिक्स है। तो तनाव तभी भी होता था। फिर घर आते थे, पर घर आते ही तो सबसे पहले आपको बाबा मिलते थे, फिर आप उनसे बात करते थे, फिर चाचा मिलते थे, फिर चाची मिलती थी, फिर बच्चे मिलते थे, फिर माँ मिलती थी, फिर बीवी मिलती थी, और फाइनली खाने की टेबल पे आते आते आप सब कुछ अपना तनाव जा चुका होता था। करेक्ट। फिर जो बुजुर्ग लोग होते थे वो बच्चों के, जब मान लीजिए एग्जाम हुआ, आपका नंबर कम आए, तो दादा चुपचाप से अपनी जेब से 1 रुपया निकाल के देते थे कि बेटा जाओ टॉफी खा लेना, लेकिन अगली बार मेहनत करना और इससे बेहतर नंबर लाना। कहते थे ना, तनाव खींच लेते थे। अपनी पुरानी कहानियां सुना के कि उन्होंने उस सिचुएशन में क्या किया आपको बताते थे कि डायनामिक्स अलग हो सकते हैं आपके मेरे, पर सिचुएशन सेम है, पर मैंने कैसे उसको डील किया। तो अपना विजडम शेयर करते थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। आप उनसे ये नहीं कह सकते थे कि आपको क्या पता है, उनको सब पता है, वो दुनिया देख के बैठे थे। करेक्ट। तो जितने भी हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे परिवार में, वो एक परिवार की इसीलिए बैकबोन कहे जाते थे। वो हैं, आप सुरक्षित हैं। हाँ, वो हैं तो आप सुरक्षित हैं। जितना इंसान उनसे दूर हो गया उतना वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की तरफ बढ़ गया, अकेला हो गया। तो वो आपको मार्गदर्शन करते थे, इनफॉर्मल काउंसलर हुआ करते थे। नानी या दादी थी, वो हमेशा एक बात बोल दिया करती थी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और इन्होंने ऐसा हाथ सर पे फहरा दिया,
आपका पता नहीं तनाव कहाँ खींच के चला जाता था। करेक्ट। ये उनकी ताकत थी। तो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत बच्चे उन चीज़ों से क्या है मैं महरूम हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। लेकिन यस, ओल्ड एज पीपल हैज ऑलवेज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन गिविंग काउंसलिंग टू द यंगर वंस। जब हमने पॉडकास्ट शुरू की जी। तो आपने एक बात कहा कि काउंसलिंग और थेरेपी एक है, लेकिन somehow I'm still not convinced. Can you confirm me on that? जब आप थेरेपी बोल देते हैं तो बड़ा मेडिकल टर्म साउंड होता है, जब काउंसलिंग बोलते हैं तो बड़ा कैजुअल साउंड होता है। फर्क सिर्फ इतना है, अदरवाइज इट्स अ थेरेपेटिक प्रोसेस। तरह तरह के एंजाइटी इश्यूज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल हेल्थ है, मेंटल इश्यूज हैं, जिनको टेक केयर करने के लिए काउंसलिंग की जाती है, जिसका प्रोसेस थेरेपेटिक होता है। ओके। जैसे आप उसको आर्ट थेरेपी बोल सकते हैं। किसी को अपना प्रेशर ईज आउट करना है, स्ट्रेस एंजाइटी को टेक केयर करना है, तो कोई लोग पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं। कुछ लोग बिहेवियरल थेरेपी चाहिए होती है, बिहेवियर के थ्रू समझ में आता है कि व्हाट इज अ डिसऑर्डर, किस लेवल का स्ट्रेस है। फिर कॉग्निटिव थेरेपी होती है, फिर बिहेवियरल कॉग्निटिव थेरेपी होती है, CBD बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, विच इज मोस्ट पॉपुलर अमंग दी डिप्रेशन। फिर उसके बाद EMDR करके होती है, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रीअसेसमेंट, ऐसा कुछ टर्म है उसका, वो थेरेपी यूज होती है। साइकोडायनेमिक करके थेरेपी होती है, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी होती है। तो ये सारी थेरेपीज के टर्म्स में बात होती है। दीज ऑल आर टेक्निकल टर्म्स इन साइकोलॉजी, पर अल्टीमेटली द एंटायर एंड टू एंड प्रोसेस इज काउंसलिंग। किनको एक्चुअली थेरेपी लेनी चाहिए?